गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज़ आएगी अरुण, शिल्पी, राजवर्धन, भवानी, रॉकी, रविशंकर, डैनियल, जितेंद्र, रिपू, मनोरमा, कब्बू, आरके, पंकज, सपना, अमरिंद्र, अर्चना, आकाश, निधि, सत्यम, सूरज, हरिओम, रॉकी। गुड मॉर्निंग ऑल। दीपक, प्रशांत, वेरी गुड। शैलेंद्र, अब इतने नाम को पढ़ना बहुत मुश्किल है। राजीव, रंजन, राजू, प्राज्वल, आप लोग तो मुझे चार्ज कर देते हो। प्रतिभा, आपको देखकर जुनून आता है, मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, मुझे बहुत शानदार लगता है। चंद्रबान, लुकिंग हैंडसम सर, थैंक यू। भवानी शंकर, थैंक यू। देवेंद्र, नमन यादव, अरुण यादव, खुशी, विनय, दीपराज, रोहित सिंह, आनंद राज। मैं आपको एक बात बताता हूँ आज। I am really thankful to thousands of students who have joined me. मैं उन हजारों छात्रों का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इस कोर्स प्रोग्राम को ज्वाइन किया और आप लोगों ने इसको बिल्कुल बहुत सक्सेसफुल बना दिया है और हम लोगों में ऊर्जा भर दी है। और इतने हज़ार बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, ये हमारी उम्मीद नहीं थी। अभी ज्योग्राफी का जो हमारा क्लास चल रहा है, मैपिंग का बेसिक सारा क्लास है, और जो हिस्ट्री चल रहा है, अब 10 दिसंबर से जो पॉलिटिकल साइंस के टीचर होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, मंजेश सर, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर होंगे, अभय सर, उनको आना है। और हम भी आपसे वीक में मिलते रहेंगे बीच बीच में। पूरा कोर्स प्रोग्राम हम डायरेक्ट कर ही रहे हैं, तो हम तो लगे हुए हैं ही सब कुछ के पीछे। अभी धर्मेंद्र कुमार, गीता, आप हाउसवाइफ हो फिर भी आप लगन से तैयारी करना चाह रहे हो। देखो, एक ही मंत्र है, कभी अचानक से कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ एक मंत्र है कि आप में परसिस्टेंसी होगा, आप में परसीवरेंस होगा, आप में संयम होगा, आप लगातार निरंतर पढ़ने की प्रक्रिया में रहोगे और आप लंबे लंबे ब्रेक्स नहीं लोगे। प्लस आप ज़्यादा सामाजिक कार्य में, भावनात्मक मुद्दों में, आप पारिवारिक मुद्दों में अगर नहीं फंसोगे और अपने मेंटल एनर्जी को, अपने मानसिक ऊर्जा को अगर आप प्रिजर्व करके रखते हो, तब आप जरूर सफल होगे। क्योंकि ये जो आईएएस बनने का, जो अधिकारी बनने का प्रक्रिया है ना, इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है आपके कंसंट्रेशन की और आपके ब्रेन पावर की। और आप जितना अधिक अपने इमोशंस पे कंट्रोल डेवलप करोगे, उतना ही बेहतर पढ़ पाओगे, उतना ही याद रख पाओगे। हम लोग की समस्या पढ़ने की नहीं होती है, पढ़ता तो हर व्यक्ति है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसको सही समय पे रिकॉल करना। पढ़ तो लिया, याद भी कर लिया, उस क्षण हमने रिकॉल करके देखा तो याद भी आया, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम में जब हम लोग रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो दो दशाएं बनती है। कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये था या शायद वो होगा। दूसरा क्या होता है कि याद ही नहीं आता है। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके अंदर का जो घबराहट है वो आपके यादाश्त को कमजोर कर रहा हो, और आप बाहर जब आओगे एग्जामिनेशन हॉल से तो वही प्रश्न फिर सॉल्व होने लगता है, वही प्रश्न सरल लगता है। अगर आप देखोगे ना
कि जो विश्व का मैपिंग हम लोग कर रहे हैं, तो विश्व का मैपिंग अगर आप प्रश्न पत्रों में देखोगे, यूपी का देखोगे, राजस्थान का देखोगे या आईएएस का ही देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन कंडीशंस में जब आप जाते हो तब वहां पर वही प्रश्न आपसे गलत होने लगता है। तो ये टेस्ट होता है ना, ये सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं होता है, आपके ज्ञान के साथ साथ आपके संयम का, आपके अंदर के उस असीम शांति का, आपके उस बौद्धिक इक्विलिब्रियम का, बौद्धिक साम्यावस्था का, आपके मेंटल स्टेबिलिटी का, ये प्रत्येक चीज का टेस्ट है। और इस टेस्ट में फेल नहीं करना है आप लोगों को। तो पढ़ाई के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ अपने अंदर में एक ऐसे व्यक्ति का विकास करना जो बड़ा संयमित है, बहुत खुश रहता है, ऊर्जावान है, और भावनात्मक मुद्दों में जो मुद्दे हम लोगों को अपने जीवन पथ से हटा देते हैं, किसी के व्यक्तिगत मैटर में किसी के प्रति दुर्भावना वाली जो सब बातें होती है, या ईर्ष्या वाली बातें होती है, या क्रोधजन्य जो बातें होती है, इन चीजों से अगर मुक्ति नहीं है मन को, तो मन आपका कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा। आप अगर सुधा मूर्ति जी को देखेंगे, और इन्फोसिस वाले जो व्यक्ति हैं मूर्ति साहब को देखेंगे, आप रतन टाटा को देखेंगे, आप दुनिया के हर सफल और महान व्यक्ति को अगर आप देखेंगे, तो उसमें आपको एक असीम शांति दिखेगी। और वो शांति मुझे आप में चाहिए। अगर वो शांति आपके अंदर आ जाती है ना, आपके अंदर से वो द्वेलित भाव, वो एंगर, वो दूसरे को देख करके आलोचना करना, वो दूसरे को देख करके रिएक्शन देना, वो दूसरे के लिए कटुता मन में भरना, दूसरे को देख करके चिढ़ते रहना, दूसरा क्यों ऐसा है, मैं ऐसा क्यों हूं, ये जो सब लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ यहीं पे ऐसे ही दांत पीसते पीसते एक दिन उनको मर जाना है। वो आए भी थे ऐसे ही और जाएंगे भी ऐसे ही। उनको जीवन में सुख का भी अनुभव नहीं होगा, सुख उनके गोद में बैठा होगा फिर भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये बहुत सारे लोग इतने व्यस्त हैं आज के जीवन में, और इतने काम और इतने प्रेशर में जी रहे हैं, कोई भी काम हो, विद्यार्थी जीवन हो, नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो उनको अनुभव नहीं होता है कि जल का बूंद उनके शरीर पर गिरा। खाना खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, उनको मिठास का आभास नहीं होता है, उनको खोवे का आभास नहीं होता है। तो ये क्या जिंदगी है? जब आप जिंदगी को फील ही नहीं कर पा रहे हो, आप विद्यार्थी हो, और विद्यार्थी हो, और पढ़ने के उस उत्साह को, पढ़ने के उस ज्ञान को जब आप अंदर फील ही नहीं कर रहे हो, जब आप घबरा रहे हो, जब आप पैनिक में हो, जब आप रटने की कोशिश कर रहे हो, जब आप पागल की तरह दूसरे से कंपटीशन लगा रहे हो, तो फिर उसका कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए हम आपके लिए बस 2 शब्द आज कहना चाहेंगे कि आप अपना जो आप काम कर रहे हो ना, उसमें किसी के कमेंट से प्रभावित नहीं होना है, किसी के विचार से प्रभावित नहीं होना है। एक आपके गुरु हैं, हम आपके टीचर हैं, बहुत सारे आपके टीचर हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उनसे जो उचित मार्गदर्शन हो रहा है, या आपकी आत्मा, जो अंतर ज्ञान होता है व्यक्ति का ना, जो अंतर ज्ञान होता है, वो दूसरों के अनुभवों से आप सीखते हो, लेकिन जो उन अनुभवों से और अपने अनुभव से मिलकर जो अंतर ज्ञान होता है, ये व्यक्ति को वास्तविक दिशा प्रदान करता है। और हम लोग तो आपको जिस दिशा में जो दिशा दिखा रहे हैं उसका तो अनुपालन करना चाहिए, क्योंकि कोई आपके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या भाव नहीं है। आपको लेकर के तो बस यही है कि आप लोग सफल हो जाओगे, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हमारे जीवन की उपलब्धि ही यही होती है कि आप बहुत सफल हो जाओ, और कहीं आपका लिस्ट में नाम आ जाए तो अद्भुत खुशी, अपार खुशी होती है। तो आप लोग हमसे प्रॉमिस करो कि आप लोग बेतुकी बातों को, बेफालतू बातों को अपने जीवन से बिल्कुल अलग रखोगे, और अंदर में उस परम शांति का अनुभव करोगे जो विद्या अध्ययन के लिए आवश्यक है। उपनिषद में एक शब्द लिखा हुआ है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान होता है। यहां श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ यहां पर है डिवोशन। जिसके अंदर में डिवोशन होगा, जिसके अंदर में भक्ति होगी, किताबों से भक्ति, किताबों से प्यार, ज्ञान से प्यार, नॉलेज से प्यार, नॉलेज देने वाले से भी प्यार, तो उसके प्रति रिस्पेक्ट। तो अगर मन में श्रद्धा होगी तो ज्ञान होगा। सामने वाला अगर थोड़ा अज्ञानी भी हो तो चलता है, क्योंकि उसके अज्ञान को जब आप वेरीफाई करोगे तब भी ज्ञान बढ़ता है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मान लो हमने आपको 2 गलत बातें बता दी, लेकिन हमने आपकी उस मस्तिष्क के उस केंद्र को हमने ट्रिगर कर दिया है, उत्तेजित कर दिया है, कि हमने आपको कुछ तो स्टिमुलेट कर दिया है आपके ज्ञान को। हमने गलत बात बता दी, आप उसको वेरीफाई करोगे, आप अपने अनुभव से सीखोगे, तो हमारा दिया गया गलत ज्ञान भी आपके अंदर में मधुर और सात्विक ज्ञान और उचित ज्ञान दे सकता है।
तो जो व्यक्ति आपको गलत सिखाते हैं वो भी आपके गुरु हैं। जो आपको उचित मार्ग पे नहीं ले जाना चाहते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपको गलत चीजों का अर्थ बताने लगते हैं या जानबूझ करके भटकाते हैं, वो भी आपके गुरु हैं। क्योंकि आपका सबसे बड़ा गुरु कौन है? आप स्वयं हो। और जब आपके अंदर में अंतर ज्ञान नहीं होगा और उन लोगों की गलतियों से अगर आप सीख नहीं रहे हो और वेरीफाई नहीं कर रहे हो, कोई कुछ बताता है तो उसको वेरीफाई करना चाहिए कि हाँ भाई, वेरीफाई करने के बाद ये होता है कि उसको सत्य को जानना, स्वयं सत्य को जानना। तो अगर स्वयं सत्य को आप जानने की कोशिश करोगे तब आप बहुत शानदार और बड़े इंसान बनोगे। और जब आप बहुत बड़े बन जाओगे तो मुझे एक छोटा सा SMS लिखना कि सर मैं एक बहुत ही सफल IAS हूं, मैं एक सफल PCS अधिकारी हूं, मैं एक सफल नेता हूं, राजनेता हूं, मैं एक सफल व्यवसायी हूं, मैं एक सफल कृषक हूं, मैं एक सफल गृहिणी हूं। ये सब आप मुझे एक SMS में लिख करके दोगे तो मुझे तो आपके नाम रटे हुए हैं, मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। बस इतना ही आज के लिए। अब हम लोग चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। और मुझे एक चीज का अनुभव है, 1 मिनट का समय और लेंगे। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अपने शरीर के लिए रेगुलर हेल्थ एक्सरसाइज करता है और हेल्थ डाइट भी ले रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, हेल्थ डाइट भी ले रहा है, तो रोज प्रतिदिन डाइट के विषय में और एक्सरसाइज के विषय में कोई न कोई व्यक्ति होना चाहिए जिससे वो डिस्कशन कर रहा हो। और अगर वो डिस्कशन कर रहा होता है तो उसके अंदर में जो मोटिवेशन है ना उस चीज को अचीव करने के लिए, वो लगातार बना हुआ रहता है। इसीलिए जानबूझ करके हम आपसे रोज ही या 1-2 दिन के गैप पर कुछ न कुछ बात ऐसा जरूर करते रहते हैं ताकि आपके अंदर में वो ऊर्जा जो मुझे चाहिए, वो जो आत्मशक्ति जो आपके अंदर में उत्पन्न होना चाहिए, हम उसको कैसे जीवित रखें, ये हमारा लगातार प्रयास आपके साथ रहता है। इसको गलत अर्थ में नहीं लेना है कि कई बच्चे मुझे यहाँ दिल्ली में कहते हैं कि सर आप टाइम खराब कर देते हो। भाई तुम्हारा टाइम क्या खराब होगा? टाइम तो मेरा खराब होता है, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है। तुम्हारा कीमती होगा तब जब तुम जीवन के उस फंक्शनल जोन में आओगे, जब कार्य क्षेत्र में आओगे, तब टाइम की कीमत समझ में आएगी। आज तो सारा टाइम तुम्हारे आगे नतमस्तक है। तुम जब चाहो सो सकते हो, जब चाहो उठ सकते हो। ऐसा हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। तुम जो चाहो कर सकते हो, ये हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। तो टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं पढ़ाई की ओर। ओके डैनियल, हम हेल्थ डाइट पे बात करेंगे। कुछ 2-4 दिन रुक जाओ, फिर हम बात करेंगे। और अगर तुम हमारे YouTube चैनल से जुड़ गए हो आप लोग, तो YouTube चैनल पे हम हेल्थ को लेकर के पूरा एक 25 दिन का मिशन करने वाले हैं। और उस मिशन में हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। ओके, तो 25 दिन तक हमारे साथ हेल्थ मिशन आप ला करके देखो, और देखो कितनी ऊर्जा और कितना ताकत का अनुभव होता है और कितना मजा आता है लाइफ में। ओके, करेंगे हम लोग। ओके, एक्सरसाइज के लिए आप चिंता मत करो। एक्सरसाइज के लिए टेस्ट अगले सैटरडे से फिर शुरू हो जाएगा। और आप अपने जिद पे मत उतरो। ये तो आपका जिद है कि एक्सरसाइज के बिना मैं नहीं पढ़ सकती, तो मत पढ़ो। बहुत सिंपल सा चीज है, मत पढ़ो। अभी तो क्या है कि पढ़ो रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो। फिर होता है पढ़ो रिवाइज करो, एडिशन करो, पढ़ो रिवाइज करो, फिर उसमें एडिशन करो। हमने जो सब पढ़ा दिया वही 100% तो नहीं होगा ना, ये 60-70% हो सकता है। ये हमारी ईमानदारी है जिसको आप समझो। तो ये 60-70% होगा, इसमें आप एडिशन करोगे ऊपर से। तो पढ़ो, समझो, फिर उसको रिवाइज करो, फिर उसमें एडिशन करो। उसके बाद आएगा, जब आप इतने से पूर्ण हो जाओगे तब आएगा अब एक्सरसाइज शुरू करो, है ना। तब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 2-3 महीने का वक्त लो और धीरे धीरे लिखने का प्रैक्टिस करो। शब्दावली को पढ़ना शुरू करो, अखबार पढ़ना शुरू करो, मैगजीन से शब्द उठाओ, NCERT से अच्छे अच्छे शब्दों को उठाओ। आप अपनी हिंदी को दुरुस्त करो, और हिंदी अगर दुरुस्त है तो इंग्लिश के शब्दावली को फिर दुरुस्त करो। पहले ये सब काम करो, फिर एक्सरसाइज लिखने का किया जाएगा। ओके, सब क्लास ज्योग्राफी का सब रेगुलर होगा। अभी तो ये हमने बेसिक किया है। ज्योग्राफी का क्लास कहाँ हुआ है तुम्हारा? ये ज्योग्राफी का क्लास नहीं चल रहा है। ये तो हम एक फंडामेंटल बेसिक चीजों को तैयार करवा रहे हैं आप लोगों का। ओके, ज्योग्राफी तो तब शुरू होगा जब भौतिक भूगोल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी और सूर्य बनेगा और तारे बनेंगे और नक्षत्र बनेगा, तब भूगोल शुरू होगा। अभी भूगोल शुरू नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ बेसिक मैपिंग चल रहा है। वेरी स्वीट मॉर्निंग दीपक आर्य, थैंक यू। लाइव टेस्ट लिया करो, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। ये बचकाना हरकतें छोड़ दो। आप ग्रेजुएशन से ऊपर के एग्जाम की बात कर रहे हो, ये लाइव टेस्ट जो
करवाते रहते हैं ना छोटे छोटे एकेडमी में, 5 क्वेश्चन दे दिया, फेसबुक पे 4 क्वेश्चन लिख दिया, उससे क्या होना है? कुछ नहीं होना है। इसलिए ये सब टाइम खराब करने का काम मत करो। आप मेरी बात समझो, इतने श्रद्धा से जुड़े हो तो आप जुड़े रहो और हमारा जो स्कीम है उस पर काम करो। कोई फायदा नहीं है पूछने से कि भारत में, केरल में, उत्तरी केरल में कौन सा जलवायु है। क्या फायदा है? राजस्थान में सबसे ऊंचा तापमान कहां मिलता है? क्या फायदा है? पीसीएस के कुछ प्रश्न इस तरह के आते हैं, उसका अलग से केयर कर लिया जाएगा। पहले आप विषयों को गहराई से पढ़ो। ओके ओके, थैंक यू भवानी, रूप, आजाद, सब लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, मन खुश हो जाता है। अब हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग काम कर रहे थे और साउथ ईस्ट एशिया में जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब इंडोनेशिया हमारे लिए है, तो अब इंडोनेशिया पे हम लोग काम करने वाले हैं। और ये आज रेड इंक लेके देखते हैं। तो ये हमारा इंडोनेशिया का सुमात्रा था, ये हमारा सुमात्रा था, ये हमारा जावा था, उसके बाद ये बाली आइलैंड है, फिर लोम्बोक आइलैंड है, फिर तो यहां पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये ईस्ट टिमोर है और ये फ्लोर्स आइलैंड है, ये तो हो ही गया। फिर हमने आपको बताया था कि ये मोलक्काज के द्वीप समूह यहां पर हैं और ये सुलावेशी का द्वीप समूह यहां पर है। ये मैंने आपको बताया था बोर्नियो के बारे में, और हमारा लास्ट डिस्कशन जो हुआ था वो बोर्नियो के बारे में ही था। ओके, तो ये तो आइलैंड्स, और यहां मैंने आपको दिखाया था ये डिवाइड करके कि ये जो भाग है न्यू गिनी का, ये भाग, ये बेसिकली इंडोनेशिया का भाग है। और इधर जो न्यू गिनी आइलैंड पे है न्यू पपुअन गिनी, और पपुअन गिनी जो है वो एक देश है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ओके, पीडीएफ नहीं खुलता। पीडीएफ के लिए तो मैंने कई बार, आपके इंडिविजुअल मोबाइल पे भी प्रॉब्लम रहता है, क्या रहता है समझ में नहीं आता है, क्योंकि हजारों बच्चों का खुल रहा है तो आपका क्यों नहीं खुलेगा। और आपको मैंने कहा है कंप्लेंट डालने के लिए 9891290953 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको, और आपके कंप्लेंट को सुना जाएगा। कंप्लेंट को हम टेक्नोलॉजी टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। ओके, और वहां पे लोग उस पर एक्शन लेंगे। तो एक रास्ता यही है। चलो अब हम लोग पढ़ाई करते हैं साउथ ईस्ट एशिया के विषय में। और आप एक टाइटल बनाओ, लिखो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के विषय में आपको लिखना है। पपुआ गिनी एक द्वीप नहीं है, न्यू गिनी द्वीप का पूर्वी भाग है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। न्यू पपुआ गिनी ऑस्ट्रेलेशिया के अंदर में आता है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह सब आते हैं। यहां पर कंप्लेन नहीं लिखो, मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया है, उस पर आप कंप्लेन लिखो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ओके, चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं। लिखो इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में लिखो यह एक आर्कीपिलैगो है, द्वीप समूह है, जिसका निर्माण, यह एक द्वीप समूह है जिसका निर्माण तीन प्लेटों के अभिसरण से हो रहा है। 3 प्लेटों के अभिसरण से हो रहा है। 3 प्लेटों का अभिसरण हो रहा है वहां पर। पहला प्लेट है इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, या आजकल तो इंडियन प्लेट को ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग कर देते हैं। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो सिर्फ इसको लिखो कि
इंडियन प्लेट प्लस ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जिनको प्लेट के विषय में नहीं पता है बिल्कुल दुखी मत होना। इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। यहां देखो ये जो है ना, ये इधर इंडियन प्लेट हो गया और ये इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। एक कुछ लोग इसको इंडो ऑस्ट्रल प्लेट भी कहते हैं। ये दोनों को मिलाकर के प्लस करके वो लोग एक ही प्लेट मान लेते हैं। और यहां देखो ये है तुम्हारा पैसिफिक प्लेट, यहां पर पैसिफिक प्लेट है इधर। और ये जो है ना, ये फिलीपींस प्लेट है, ये फिलीपींस का प्लेट है। तो फिलीपींस का प्लेट छोटा प्लेट माना जाता है। और यहां जो ये ऊपर से आ रहा है, ये जो प्लेट इधर जो आया, ये जो प्लेट है, ये है तुम्हारा यूरेशियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट है। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो यूरेशियन प्लेट देखो ऊपर से, इधर से इंडो ऑस्ट्रल। अगर ऑस्ट्रेलिया को हम अलग मान लें तो फिर तो एक और प्लेट की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन इसको इंडो ऑस्ट्रल ही लोग कहते हैं एनसीईआरटी में। मेरे अनुसार से 2 अलग प्लेट है, नए रिसर्चर्स के अनुसार 2 अलग प्लेट है। तो ये हुआ इन यूरेशियन प्लेट का और इंडो ऑस्ट्रल प्लेट का, और इधर से पैसिफिक प्लेट का। ये तीनों का देखो यहां पर, ये एक विशाल ट्राई जंक्शन का एरिया है ना। तो ये जहां पर ट्राई जंक्शन बनता है वहां पर द्वीप समूह और आर्किपिलैगोस बनते हैं। तो ये एक बहुत अद्भुत, भूगर्भ शास्त्र के हिसाब से ये एक बहुत ही अद्भुत जगह है और बहुत गहरे रहस्य हैं भूगर्भ शास्त्र के यहां पर छिपे हुए। तो मुझे तो लगता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इंडोनेशिया के ओरिजिन पे भी हम लोग बात करेंगे और आपको समझाएंगे। ओके, आप इंडोनेशिया के विषय में लिखो, लिखते रहो। प्लेट के विषय में दीपक हम बात करेंगे भूगर्भ शास्त्र में, अभी नहीं। आप लिखो, आगे लिखो। लिखो, इंडोनेशिया एक आर्किपिलैगो है जहां पर 3 प्लेटों का संगम हो रहा है, जैसे इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ओके, फिर लिखो, यह ज्वलंत ज्वालामुखी एवं भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। प्लेट टकरा रहे हैं ना, ज्वलंत ज्वालामुखी एवं भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। पूरा इंडोनेशिया में भूकंप ज्वालामुखी। फिर लिखो, तथा सुनामी के, आपने सुनामी का नाम सुना होगा, तथा सुनामी का उत्पत्ति केंद्र है इंडोनेशिया के आसपास से ही। जो सुमात्रा है ना, और जावा सुमात्रा का जो रीजन है, वहीं पर जो भूकंप आते हैं समुद्र की गहराई में, उन्हीं से जो भयावह महोर्मी, जो महानुर्मियां, जो विशाल तरंगे उत्पन्न होती है समुद्र में, जो तट पे आने के बाद और जाइगेंटिक शेप ले लेती हैं और राक्षसी रूप ले लेती हैं, विशाल रूप ले लेती हैं, वो जो सुनामी कहलाती हैं। सुनामी पर तो आपको बहुत बढ़िया पढ़ाना होगा ना मुझे, सुनामी तो कोर विषय है, लेकिन अभी बस कहानी कहने दो, बेसिक चल रहा है। तो जो सुनामी बनती हैं, जो सुनामी तरंगे बनती हैं, महोर्मियां बनती हैं, उसका ये उत्पत्ति केंद्र है इंडोनेशिया। तो याद रखना कि दुनिया में सुनामी का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो कौन है? इंडोनेशिया है। और कहां बनता है? ये जावा और सुमात्रा के किनारे वाले भागों पर बनता है ये सबसे ज्यादा। ओके, आगे देखो इंडोनेशिया के विषय में। लिखो, विषुवतीय वर्षा वन है। यहां की जलवायु क्या है? विषुवतीय वर्षा वन है, क्योंकि ये लगभग विषुवत पर अवस्थित है, तो विषुवतीय वर्षावन जलवायु होगा। और विषुवतीय वर्षावन जलवायु में क्या होता है? सालों भर वर्षा, सघन वृक्ष, सदा हरित वृक्ष। हमने ये सब बातें थोड़ी बहुत तो की ही है। तो ये सदा हरित वर्षा वहां पर है, सदा हरित वृक्ष है, वन है, और सालों भर वर्षा है। ओके, अब आगे देखो,
जो की पॉइंट जो आईएएस में आने वाला है ना, उसको समझना है आप लोगों को। जैसे सुनामी इंपॉर्टेंट है, आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट और नेचुरल डिजास्टर पे इतनी बातें की जा रही है, तो बेसिक नॉलेज तो ही होगा ना। डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट आपके सिलेबस में भी है, पेपर 3 में है आईएएस में, तो वहां पे कैसे आप सुनामी मान लो पढ़ने जाओगे, तो उसका एक होना चाहिए ना कि मरुभूमिकरण आपने पढ़ा है हमसे, अभी मरुभूमिकरण का मैंने आधार बता दिया है। अब ये सुनामी कहां पर होता है, प्लेटों के टकराव से होता है, इंडोनेशिया के पास होता है, ये मैंने आज आपको इंगित कर दिया, पढ़ाया नहीं, इंगित कर दिया है। आगे पढ़ने का काम करेंगे इसको डिटेल से। अब देखो क्या करना है कि लिखना है यहां पे विषुवतीय वर्षावन जलवायु है, तथा सुमात्रा पर और बोर्नियो पर, सुमात्रा, बोर्नियो, कालीमंतन जो उसका भाग है इंडोनेशिया का, तो कालीमंतन, और सुलावेसी, इन सभी द्वीपों पर, फिर न्यू गिनी पर भी, इन सभी द्वीपों पर वर्षावन फैले हुए हैं। इन द्वीपों पर वर्षावन फैले हुए हैं। तो अगर हम लोग वर्षावन की बात करें तो सबसे अधिक वर्षावन कहां है? अमेज़न फॉरेस्ट में। आप इसको लिख लो, अमेज़न फॉरेस्ट में सबसे अधिक वर्षावन है, जिसको हम लोग कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। लंग्स ऑफ द अर्थ है वो। दूसरा सबसे अधिक है वर्षावन इंडोनेशिया में, अफ्रीका में नहीं है। कोई गलत इंफॉर्मेशन मत याद करना। थैंक यू छाया। फिर तीसरे में आएगा आपका अफ्रीका, तीसरे में अफ्रीका आएगा। इंडोनेशिया में सेकेंड हाईएस्ट एरिया है अंडर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ब्राजील के बाद, उसके बाद इंडोनेशिया आएगा। ओके, ब्राजील में सबसे ज़्यादा है। फिर आप लिखो, और लिखो इसमें कि जावा पर लिखना है। जावा एक ज्वालामुखीय द्वीप है। कम से कम जावा के विषय में तो जानना ही होगा। तो यह एक ज्वालामुखीय द्वीप है। यह एक ज्वालामुखीय द्वीप है जहां चट्टानें बैसाल्ट से बनी है, चट्टानें बैसाल्ट से बनी है, जिसमें टाइटेनियम सॉल्ट होते हैं, जिसमें टाइटेनियम सॉल्ट होते हैं, टाइटेनियम लवण होते हैं, टाइटेनियम खनिज होते हैं, टाइटेनियम खनिज होते हैं। अतः यहां काली मृदा का विकास हुआ है, यहां काली मृदा का विकास हुआ है। अब जो इंटेलिजेंट है वो भारत में भी काली मृदा है ना, तो ये समझ लेगा कि भारत में जो काली मृदा का क्षेत्र है, महाराष्ट्र, प्लेटू वगैरह, दक्कन पठार, तो उस दक्कन के पठार पर भी टाइटेनियम सॉल्ट जरूर होगा। उसको टाइटेनीफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो आप टाइटेनियम सॉल्ट ही लिखो, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है। मेरा उद्देश्य ही है सरलीकरण करना प्रारंभिक चरणों में। तो आप टाइटेनियम सॉल्ट के कारण काली मृदा है जो अत्यंत उपजाऊ है। जावा में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा मिलती है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया की सबसे उपजाऊ मृदा जावा में है। तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जावा में मिलती है। फिर लिखो विश्व का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड जावा है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड जावा है। सबसे अधिक घनत्व का जो द्वीप होगा वो जावा है।
ओके, फिर आप लिखो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, मोस्ट इंटेंसिवली कल्टीवेटेड, सबसे गहन कृषि प्रणाली अगर विश्व में किसी द्वीप पर है तो वह जावा है। तो आप लिखो गहनतम कृषि प्रणाली जावा, गहनतम कृषि प्रणाली है। और यहां पर रोपण कृषि है, जैसे चाय, चाय जावा का चाय, चाय, कहवा, गन्ना, सुगरकेन, राइस, ये सब जावा पे कल्टीवेट होता है। और लिखो इंडोनेशिया की 90% से अधिक जनसंख्या जावा पर ही रहती है। सारे लोग तो जावा में रहते हैं। इंडोनेशिया की 90% से अधिक जनसंख्या जावा में रहती है। फिर आप अब ऐसा करो कि जावा पर जो सिटीज बने हुए हैं उनका नाम मुझे बताओ देख करके। एक तो जकार्ता है, जकार्ता नहीं बताना, सिटीज का नाम बताओ। यहां पे देखो जकार्ता लिखा हुआ है। पूर्वी भाग में भी सिटी है, 1, 2, ये तो हमारा जकार्ता है कैपिटल। नीचे में है 3, यहां ऊपर में है एक और, जकार्ता के पास में है 4। तो कम से कम 4 सिटीज को लोकेट करो जावा में। और सुमात्रा में हम लोग बाद में करेंगे। जावा पर अवस्थित 4 नगर कौन कौन से हैं? बांडुंग, बांडुंग बिल्कुल सही। बोगोर कोई बहुत बड़ा नगर नहीं है, बोगोर छोड़ दो। बांडुंग बिल्कुल सही। पैंगलोंगन, बाली लुम्बोक तो द्वीप है शर्मा जी। सुरबाया, सुरबाया बिल्कुल सही। तो एक है बांडुंग, दूसरा है सुरबाया। सेरांग बिल्कुल सही। सेरांग तीसरा भी मिल गया। सेरांग जो हम कह रहे हैं उसको सेमिरांग, सुरबाया, बांडुंग बिल्कुल सही शिल्पी। सेमिरांग, सुरबाया, बांडुंग और जकार्ता, ये 4 नगर को ध्यान में रखना है ना। ये चारों नगर पेट्रोलियम के भी उत्पादक हैं। इसमें जो सेमिरांग है पेट्रोलियम का उत्पादक है। सुरबाया पेट्रोलियम का उत्पादक है। सेमिरांग पेट्रोलियम का उत्पादक है। बांडुंग ये 3 और जकार्ता ये 4 नगर का लोकेशन आपको याद रखना होगा। अब हम लोग चलते हैं सुमात्रा के ऊपर में। और सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्ट्रेट था। तो सुमात्रा में आप देखोगे तो सुमात्रा के पूर्वी भाग में ही 2-3 नगर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहां पे देखो बिल्कुल इस तट के पास यहां पर एक नगर है, फिर उसके ऊपर एक नगर है, फिर ऊपर एक नगर है। यहां तो हमने आपको बांडा ऐसे बताया ही था, यहां पर बांडा ऐसे था। अपने एटलस में देखो जो व्यक्ति नया ज्वाइन किया हुआ है वो एटलस उठाओ और बहुत धैर्य से पहले दिन, घबराना नहीं है, पहले दिन कोशिश करना है। 2-3 दिन 4 दिन संघर्ष करने के बाद आप भी ट्रैक पे आ जाओगे। पालिंगबांग, पालिम्बांग बिल्कुल, पालिम्बांग एक शहर है। सुमात्रा पर
जो प्रमुख 3 नगर हैं पूर्वी भाग में, उसका नाम लिखो। एटलस से देख करके उसका नाम लिखना है। मेडान, पैलेम्बांग, जाम्बी, जाम्बी तो उसी का, बांडा ऐसे नहीं, हो तो पीछे है, पश्चिम की ओर है। बंदर लामपुंग, बंदर लांगपुंग देखो, पैलेम्बांग। यार जोहोर बाहर हो, तुम कहां देख रहे हो, ऊपर चले गए हो। मैदान सही है। बंदर लांगपुंग देखो, बंदर लांगपुंग, मैदान, पैलेम्बांग, 3 सिटीज को देखो और लिखो। बंदर लांगपुंग में भी पेट्रोलियम है। सेरांग, ACRANG, सेरांग। आप लोग मलेशिया के प्रायद्वीप पर भी शहर ढूंढ रहे हो यार। आप लोगों को सिर्फ देखना है सुमात्रा के ऊपर में। घबराओ नहीं, बहुत टाइम है। बस हो गया। तो सुमात्रा और जावा हमने देख लिया। अब आगे लिखो बाली। बाली लिखो, बाली। देखो, बाली को हिंदू आइलैंड कहते हैं। बाली हिंदू आइलैंड है। बाली हिंदू आइलैंड है और बाली बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, लेकिन लिखो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है बाली। प्रशांत रावत जी आ रहा है। विच एटलस, ऑक्सफोर्ड या ब्लैक स्वान या दोनों? हिंदू आइलैंड कहते हैं बाली को। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट बहुत आते हैं यहां पे, जाओगे तो ऑस्ट्रेलियंस बहुत मिलेंगे। ओके, उसके बाद लिखो कि बाली से पूर्व, बाली से पूर्व एक अद्भुत चीज बता देते हैं आपको। बाली से पूर्व, लिखते रहिए, बाली से पूर्व वेलेस लाइन। आज आपको एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं वेलेस लाइन का, और इसी तरह मैपिंग करते करते बहुत सारा ज्ञान बटोरते रहिए। कॉन्सेप्ट है वेलेस लाइन का। वेलेस लाइन क्या है? तो यहां हमारे पास बाली है और बाली से एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से, और फिलीपींस की इधर से लेकर के और इसको इधर निकल जाए, जापान के पूर्व से लाइन निकल जाएगा। तो ये लाइन है ना, ये लाइन कहलाता है वेलेस लाइन। जापान से पूर्व, बाली से पूर्व। तो ये जो वेलेस लाइन है, वेलेस एक साइंटिस्ट का नाम था, एक बायोलॉजिस्ट थे, एक जीव वैज्ञानिक थे। तो वेलेस ने 2 दुनिया, जो जंतुओं की 2 दुनिया है, उसको डिवाइड किया था। जो इस लाइन के पूर्व वाला भाग है, ये कहलाता है मार्सुपियल वर्ल्ड। ये मार्सुपियल वर्ल्ड है। और इस वेलेस लाइन के इधर जो शेष रह गया, जो ये भाग है पूरा, इसको कहते हैं प्लेसेंटल। जैसे गाय, बकरी, मानव, हम लोग सब प्लेसेंटल एनिमल्स हैं।
क्योंकि हमारा जो नाभि है ना उससे मदर से पाइप जुड़ा हुआ रहता है, तो हम लोग मार्सुपियल नहीं है, हम लोग प्लेसेंटल हैं। और जो मार्सुपियल्स होते हैं, ये मार्सुपियल होगा, जो अर्चना ने लिखा भी है कुछ, वेरी गुड अर्चना। तो ये जो मार्सुपियल होगा ये कंगारू जैसे होता है, जिसको आप लोग कैंगरूज कहते हैं, आप लोग कंगारू कहते हो। तो ये जो कैंगरूज होते हैं, कैंगरूज के मदर के पेट में वो एक पाउच लगा रहता है जिसमें छोटा बच्चा उसका बैठा हुआ रहता है, वही उसका पोषण होता है। तो ये कैंगरूज और जो ओपोजम्स होते हैं, ओपोजम भी एक तरह का मार्सुपियल जीव है, ओपोजम कहते हैं, कंगारू कहते हैं। कंगारू अलग है, ओपोजम्स अलग हैं। तो ये मार्सुपियल वर्ल्ड है, ये प्लेसेंटल वर्ल्ड है, और ये है हमारा वेलेस लाइन। तो वेलेस लाइन के विषय में आप लोग इंटरनेट पे सर्च मार के थोड़ा बहुत देख सकते हो। क्या है ये? चार्ल्स वेलेस नाम था इसका। प्रेम चौरसिया वेलेस का पूरा नाम लिख के भेज रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। बाली आइलैंड एटलस में कहाँ है? बाली आइलैंड है जावा से बिल्कुल पूर्व, जो छोटा सा द्वीप दिख रहा है, बहुत छोटा सा है वो, जावा के पूर्व बाली आइलैंड है, उसके पूर्व में वेलेस लाइन है, ये आपको याद रखना है। अब जो यहां पर, अब ये जो इंडोनेशिया का ये पूरा भाग है, वेलेस लाइन से इधर जो पूरा इंडोनेशिया का भाग है, ये पूरा का पूरा ट्राइबल है, ये ट्राइबल भाग है। और यहां पर मिलता है, ट्राइब का नाम है लोम्बोक ट्राइब, यहां मिलता है बंटुक ट्राइब, लोम्बोक है, बंटुक है, ये दो सबसे डोमिनेंट ट्राइब है जिसका नाम याद रखना है। और जावा में जो कृषि प्रणाली है उसको हम लोग हुमा भी कहते हैं, ये वही है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक फॉर्म। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी चल कृषि या स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि हुमा कहलाता है जावा में, याद रखना। हुमा क्या है, लडांग क्या है, लडांग हमने आपको पढ़ाया था, और हुमा क्या है। वेलेस लाइन क्या है, कौन सी जनजातियां रहती है पूर्वी इंडोनेशिया में? लोम्बोक और बंटुक, दो जनजातियां इधर रहती है, ये पूरा जनजातीय क्षेत्र है। फिर आप लिखो, यहां पर आओ, लिखो मोलक्काज को स्पाइस आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। मोलक्काज को, मोलक्काज आपको कई बार दिखाया गया एटलस में, अब तक तो रट जाना चाहिए। मोलक्काज को स्पाइस आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये है हमारे स्पाइस आइलैंड्स, यहीं पे होता है तुम्हारा सिनेमन, दालचीनी और क्लोव्स और काली मिर्च और ये सब। तो ये स्पाइस आइलैंड है। अब ये है सुलावेसी, ये सुलावेसी है। यहां पे जो ट्राइब है उसका नाम सिलिबीज है, ये सिलिबीज ट्राइब रहता है। और जो ऊपर में प्रायद्वीप है, मिन्हासा प्रायद्वीप, ये मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे लंबा प्रायद्वीप है, लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, लॉन्गेस्ट पेनिनसुला है। कालीमंतन के विषय में मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। तो इंडोनेशिया के विषय में आपको इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं फिलीपींस में। अब आप टाइटल बनाओ, फिलीपींस। फिलीपींस क्या है, फिलीपींस में क्या विशेषताएं हैं, एक बेसिक बैकग्राउंड होना चाहिए फिलीपींस के विषय में। वेलेस लाइन नहीं दिखेगी आपको, वो एक काल्पनिक रेखा है, वेलेस लाइन एटलस में नहीं है। ओके, अब आप देखो फिलीपींस में आओ, तो फिलीपींस के विषय में आपको लिखना है। आप लिखो
लिखो फिलीपींस में सर्व प्रमुख द्वीप सर्व प्रमुख द्वीप। धर्मेंद्र जी हो रहा है। सर्व प्रमुख द्वीप है लुजोन, LUZON, उत्तर वाला। दालचीनी बताई मुलक्काज में। कृषि है हुमा, HUMAH। शैलेंद्र सिंह हैज विजिटेड फिलीपींस। ओह ग्रेट। पाइनएप्पल खाया है नहीं फिलीपींस का? फिलीपींस तो लिखो लुजोन आइलैंड पर 90% जनसंख्या रहती है फिलीपींस की, जो कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक क्रिश्चियन हैं। ओके। शिवानी आप व्हाट्सएप पे लिखो कैसे करना है टेक्निकली। तो आप लिखो लुजोन पर 90% से अधिक फिलीपींस की जनसंख्या रहती है, जो कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। फिर लिखो लुजोन पर कई ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं, क्योंकि फिलीपींस चारों तरफ से अभिसारी किनारों से घिरा है। अभिसारी किनारों से घिरा है। हाँ जी, हुमा जावा की ही कृषि है अभिषेक। तो प्लेट टकरा रहे हैं फिलीपींस के चारों तरफ। फिलीपींस भी एक आर्किपिलैगो है, द्वीप समूह है। मैंने आपको आर्किपिलैगो के लक्षण लिखवाए भी थे। अब आप लिखो लुजोन द्वीप पर, सब लोग देखो तो एटलस में देखो लुजोन द्वीप पर कौन कौन सा वल्केनो दिख रहा है। लुजोन द्वीप पर कौन कौन सा वल्केनो दिख रहा है, देख करके बताओ। नहीं दिखा? मिंडोरो, सेंट थॉमस, डैनियल, नसरीन, देखो वहां पे अभिसारी किनारा क्या होता है, ये हम लोग थोड़े समय बाद पढ़ेंगे। पीना टाबू है क्या? पीना टाबू देखो,
पीना टाबू मिलना चाहिए। लुजोन पे अगर कोई नदी है तो उसका नाम देख करके बताओ। पीना टाबू मुझे दिखाना था। पीना टाबू बहुत फेमस वल्केनो है, आप लोग को मिल ही नहीं रहा है। मजहर को मिला माउंट पीना टाबू, गुड। सैन कार्लोस भी एक ज्वालामुखी है। मिंडोरो, बस ज्यादा नहीं, हो गया। लेकिन पीना टाबू सबसे इंपॉर्टेंट है। एक नदी दिख रही होगी, नाम नहीं दिया होगा। सेंट थॉमस नदी है। किसी एटलस में दिया है सेंट थॉमस? सेंट थॉमस नदी प्रशांत रावत को, आकांक्षा को मिलना शुरू हो गया है। अब यहां पर देखो कि फिलीपींस की राजधानी कहां है, लिखते भी रहना है। सेंट थॉमस नदी है सबसे लंबी नदी फिलीपींस की, लुजोन पे। यहां भूकंप बहुत आता है। क्यों आता है वो मैंने लिखवाया कि यहां पर प्लेटों का अभिसारी किनारा है। किसी एटलस में नहीं भी हो सकता है, घबराना नहीं है। तो सेंट थॉमस नदी, क्रिश्चियन सोसाइटी। अब यहां लिखो चावल कृषि, फिलीपींस में चावल। फिलीपींस में चावल कृषि। फिलीपींस में चावल कृषि। और दूसरा है वहां पे पाइनएप्पल, अनानास। अनानास की खेती होती है, पाइनएप्पल की खेती होती है फिलीपींस में, और चावल की खेती होती है। फिर एक और कैपिटल सिटी है मनीला, देख लो। मनीला वहां का सबसे बड़ा महानगर है, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जकार्ता के बाद सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है मनीला। मनीला कभी जकार्ता से ऊपर भी हो जाता है और कभी कभी नीचे भी रहता है जनसंख्या में। अभी जकार्ता नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर मनीला है लार्जेस्ट सिटी में। ओके। और यहां पर लुजोन पर ब्लैक सॉइल भी होगा, या तो लाल मृदा है, विषुवतीय क्षेत्रों में लाल मृदा होती है, और अगर बैसाल्ट की चट्टानें हैं तो काली मृदा होगी। मनीला कैपिटल। और फिलीपींस का जो एक छोटा सा द्वीप था सीबू, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? मनीला में है। आदित्य, थैंक यू।
ग्रेट। फिर लिखो, आप लिखो इसमें, इंपॉर्टेंट है, सीबू आइलैंड लिखो। सीबू एक प्रवाल भित्ति है, प्रवाल है, प्रवाल द्वीप है। सीबू मैंने पहले भी दिखाया था, तो सीबू एक प्रवाल द्वीप है। यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सम्मेलन हुआ था, तब से यह प्रसिद्ध हो गया। पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राइस रिसर्च सेंटर है लुजोन में। मनीला में राइस रिसर्च सेंटर भी है। बैसाल्ट एक प्रकार का चट्टान होता है, बात करेंगे बाद में। ओके, सीबू हो गया। अब सीबू के बाद मिंडानाओ। तो मिंडानाओ में ट्राइबल जनसंख्या है, जनजातीय संस्कृति भी है, जनजातीय लोग रहते हैं मिंडानाओ पर। मिंडानाओ द्वीप जनजातीय आबादी से, जनजातीय जनसंख्या है वहां पे मिंडानाओ पे। वहां के ट्राइब का नाम है बैगुओ। मिंडानाओ पर जो जनजाति रहती है उसका नाम है बैगुओ, BAGUIO। ये देखो, ये मिंडानाओ है ना, तो यहां पर बैगुओ जनजाति रहती है। और जो ये लोग कृषि प्रणाली जो यहां पर है, तो कृषि प्रणाली को भी बैगुओ ही कहते हैं। यहां की कृषि प्रणाली भी बैगुओ कहलाती है। यहां देखो, ये छोटा सा है सीबू आइलैंड। ये सीबू आइलैंड, यहां जो मैंने डॉट दे दिया, ये सीबू आइलैंड है। यहां पर ये मनीला है। ये पूरा जो ऊपर का आइलैंड है यही लुजोन है। और ये नीचे का जो आइलैंड है ये मिंडानाओ है। बाकी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप से भरा हुआ है फिलीपींस। फिलीपींस की और कोई बड़ी महत्ता नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नए चैप्टर की ओर। और नए चैप्टर में पहले चलते हैं ईस्ट एंड फार ईस्ट। आप इस दृश्य को देखो, अद्भुत, रोचक। दुनिया का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र, व्यापार के दृष्टिकोण से, शक्ति संघर्ष के दृष्टिकोण से, परमाणविक दृष्टिकोण से, इसको कहते हैं ईस्ट एंड फार ईस्ट, सुदूर पूर्व। तो जो फार ईस्ट है उसमें आएगा कोरिया और जापान, और ईस्ट में आता है मंगोलिया, चाइना, हांगकांग, ताइवान, मैकाओ। अब आपको याद रखना है कि ये मैकाओ एक छोटा सा यहां पर तट पर बसा हुआ एक विशाल नगर था पोर्चुगीज का। तो ये वापस चाइना में चला गया है। हांगकांग भी वापस चला गया है, यूके के द्वारा सब वापस कर दिया गया। लेकिन हांगकांग और मैकाओ में आज भी यूरोपियन कल्चर है ना। हांगकांग और मैकाओ का लोकेशन आप देखो, चाइना के बिल्कुल नीचे में। और ये है ताइवान, जो लगातार स्वतंत्र होने के लिए संघर्षरत रहता है। ताइवान में भी
यूरोपियन कल्चर है, व्यापारिक केंद्र था, उपनिवेश का केंद्र था। जैसे हमारे यहाँ गोवा में पुर्तगीज रहे तो गोवा का कल्चर बिल्कुल अलग कल्चर है। अब भले ही वहाँ चारों तरफ उत्तर प्रदेश बिहार से जाकर के बहुत लोग ठेला लगा दिए हैं और कल्चर बदलते जा रहा है, जो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि आपको पता ही है कि हम भी इसी धरती से जन्म लिए हैं। लेकिन मेरा अपना थ्योरी है कि जो गोवा का अपना सुंदर कल्चर है वो जब तक अपने रूप में नहीं रहेगा तो कोई भी बड़ा कल्चर किसी छोटे कल्चर को निगल न जाए, ये बहुत ज़रूरी है बचाना। कि जितने भी माइनर कल्चर्स हैं उनका कैसे संरक्षण किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। गोवा तभी है जब वहाँ पे वो पोर्चुगीज़ कल्चर का, वो गिटार बजाने वालों का, वो म्यूज़िकल लोगों का, वो फूड लवर्स का, वो फिशिंग कम्युनिटी का, वो एक जब कॉम्बिनेशन होगा तभी वो गोवा है। अब यहां देखो, पूरे ईस्ट एशिया में सबसे ऊपर जो एक कंट्री है, इसको देखो, ये है हमारा मंगोलिया। राजधानी है उलान बटोर। आप अपने एटलस में जल्दी से पलटो। मंगोलिया, चाइना, मकाओ, हांगकांग, ताइवान। मैंने आपको बताया कि हांगकांग, ताइवान और मकाओ ये सब चाइना का पार्ट हो चुका है। तो अब ये कोई अलग राष्ट्र नहीं है, अलग अलग उपनिवेश भी नहीं है, ये सब चाइना में चला गया है वापस। अगर ये चाइना की सीमा देखोगे तो चाइना की विशालता को देखो, यहां भी कैप्चर कर रखा है। बहुत सारा विवाद है चाइना को लेकर के। चाइना को पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा। चाइना को समझना भी बहुत जरूरी है और चाइना के पूरे भूदृश्य और उसके संसाधन और उसके सब कुछ को समझना बहुत जरूरी है। इतना विशाल चाइना यहां पर है। चाइना का भी हम डिवीजन करके बताएंगे आपको। आप लोगों ने ईस्ट और फार ईस्ट का मैप में निकाल लिया होगा, मुझे आशा है। अब आप तेज तर्रार बन गए हो। हाइड्रोकार्बन्स कहाँ नहीं है? साउथ ईस्ट एशिया में इतना तो बताया हाइड्रोकार्बन्स। अब आप ईस्ट में आओ। ईस्ट में हम लोग देखते हैं। पहले तो ये देखो कि चाइना और भारत कितना छोटा दिख रहा है चाइना के टोटल एरिया से। भारत कितना छोटा है चाइना से। चाइना की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या लगभग एक हो चुकी है और भारत में लोग अभी बच्चा को भगवान का रूप ही मान रहे हैं और खूब बच्चा पैदा कर रहे हैं। भारत से कभी भी गरीबी नहीं जा सकती है। भारत में कभी भी मुझे नहीं लगता है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण होगा तब तक ये नगरों में फैले हुए स्लम, गंदी बस्तियां, मलिन बस्तियां, ये गांवों में शक्ति संघर्ष, ये चारों तरफ जमीन के लिए लड़ाई, पानी के लिए लड़ाई, एक आम के पेड़ के लिए युद्ध, तो ये जो भारत में घटित हो रहा है उसका मूल कारण क्या है? कभी इसकी गहराई में जाओगे? सरकारें कभी नहीं जाएंगी क्योंकि सरकार को वोट चाहिए और वोट देती है जातियां, धर्म, कम्युनिटीज, ये वोट देती है। अब नेहरू जी की एक बात याद आ रही है मुझे। नेहरू जी ने कहा, पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ। जनसंख्या स्वयं में कोई समस्या नहीं है। ध्यान से सुनो, जनसंख्या पे बोल रहे हैं
तुम्हारे पेपर 1 का विषय है, जनसंख्या संसाधन को रिलेट करके बोल रहे हैं। एक लिख रहा है नोट सही से तैयार नहीं हो रहा है। नोट्स तैयार करने कौन कह रहा है? बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लासेस चल रही हैं, उसमें आपको पूरी दुनिया का नॉलेज लेना है, फैक्चुअल नॉलेज लेना है। बीच बीच में कोई कॉन्सेप्ट होता है तो हम लिखवा देते हैं। तो नोट्स क्या, तुम ग्रेजुएशन का नोट्स बना रहे हो क्या? यूपीएससी नोट्स पूछेगी क्या? वो तो ऑप्शनल जब आपका आएगा तो ऑप्शनल में नोट्स बनता है। जीएस को आप पहले पढ़ो और नोट्स की चिंता कम करो। जितना लिखवा रहे हैं उतना ही नोट्स। इंडिया में एक सुई के लिए लड़ाई होती है, बिल्कुल सही। आप ऐसे देखो कि नेहरू का मैंने स्टेटमेंट दिया कि नेहरू ने क्या कहा। नेहरू जी एक विजनरी थे, एक महान व्यक्ति थे, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष थे, एक महान धर्मनिरपेक्ष नेता थे भारत के। तो नेहरू जी ने क्या कहा कि पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ, बट नो प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व विदाउट कंट्रोलिंग इट। यानी कि जब तक जनसंख्या को रोका नहीं जाएगा समस्याएं खत्म नहीं होंगी। यह नेहरू का स्टेटमेंट है, लेकिन इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। नेता अभिनेता सब। तो हमारी जनसंख्या पहुंच गई है चीन के बराबर, और चीन के तुलना में हमारे पास क्षेत्रफल कितना कम है? कभी सोचा? कभी सोचो। चीन की तुलना में संसाधन कितना कम है? कभी सोचो। हर बात के लिए हम लोग देश को गाली, तंत्र को गाली, डीएम को गाली, आईपीएस को मारपीट, यही करते रहते हैं। तुम लोग सब एक दिन बनोगे आईएएस आईपीएस, इसलिए हम पहले ही आपको समझा रहे हैं, तुम पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हो। तो आपको ये जो दर्द अनुभव होगा ना, जब आप किसी रैंक को होल्ड करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि इतनी मारामारी क्यों है। और सबसे ज्यादा मारामारी आखिर उत्तर प्रदेश बिहार में ही क्यों है? क्योंकि यहां के जनसंख्या घनत्व को देखोगे तो डर जाओगे। बांग्लादेश जैसा हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि दर देखोगे तो 3.5, 3.6, 3.3 इस तरह का ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है यूपी बिहार में। राजस्थान में भी ऐसे ही है, मध्य प्रदेश ऐसे ही जा रहा है, लगभग छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब ऐसे ही जा रहे हैं। तो ये आप देखो कि जनसंख्या इतनी पॉपुलेशन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ज्ञानी व्यक्ति थे, भीमराव अंबेडकर एक बहुत बड़े विद्वान थे भैया, ऑक्सफोर्ड में, बाहर में पढ़े थे वो। हाँ, तो विद्वान थे। उन्होंने लोकसभा में कितने सीट्स बनाए? 545। आज उन्होंने 545 सीट बनाए। इसका मतलब था कि उनके अनुमान से 60 करोड़ भारत की जनसंख्या होगी और उसके बाद जनसंख्या रुक जाएगी, ऐसा सोचा था उन लोगों ने। लेकिन यहां 1 अरब 60 होकर के भी नहीं रुक रही है। तो आप देखो कि कितना विभत्स रूप आ रहा है, ये जो भयानक रूप आ रहा है भारत में, जो गरीबी और जो हाहाकार और जो अनएम्प्लॉयमेंट। लोग कहते हैं कि सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही है। अरे भाई, जिस देश में एक दशक में 20 करोड़ बच्चा पैदा लेगा, हर क्षण जहां बच्चा पैदा लेता है वहां कहां से नौकरी बनेगा? एक ठेला होगा, उसका बाप चलाएगा, बेटा निकलेगा, 4 ठेला और घुसाएगा। इस सत्य को समझो। इसलिए तुम लोग अपने आसपास के क्षेत्र में जहां भी हो, कम से कम इस जागरूकता को तो लाओ, देश को बचाओ, बहुत जरूरी है। ऊपर से हमारे जो सारे पड़ोसी देश हैं सब इधर ही ठूसने में लगे हुए हैं। उनके पास तो बहुत बुरा हाल है, वो जनसंख्या रोक नहीं सकते, अब सब लोग इधर ही आइए। तो हमारा देश क्या बनेगा? क्या 100 साल बाद दिख रहा है भारत? जो यहां के अमीर लोग हैं वो यूएस माइग्रेट कर जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट पढ़ो, 55 लाख अमीर भारतीय माइग्रेट कर गए, बाहर चले गए देश छोड़ करके। मित्तल जैसा टाइकून भारत में आता नहीं है, नहीं आना चाहता है। सिर्फ एक टाटा है जो कि भक्त हैं, देशभक्त हैं। वो भी अब बेचारे रतन टाटा अंतिम समय में जा रहे हैं।
ज्ञान की कमी नहीं है, उनमें इतनी अज्ञानता भरी हुई है, इतना अंधविश्वास भरा हुआ है कि अगर हम समझाने जाएंगे ना तो हमको मार डालेगा। तुम समझाने जाओगे ना, देखना कैसे तुम्हारे ऊपर सब पीछे पड़ जाएगा। आपकी नहीं हुई है, मेरी भी नहीं हुई है। मैंने कहा, आप एक अजीब सा अच्छा सा प्रश्न आया है कि जो व्यक्ति जन्म लिया है इस धरती पे, उसका मातृ ऋण है। आपको अधिकार है अपने जैसे एक संतान को पैदा करने का, समझे? तो अगर आप फीमेल हैं तो एक फीमेल चाइल्ड आपको जरूर पैदा करना होगा, तभी आपका मातृ ऋण दूर होगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने जैसा एक पुरुष जरूर पैदा करना होगा, तभी पितृ ऋण दूर होगा। यानी दो लोग मिलकर के दो बच्चे पैदा करें, एक बेटा एक बेटी, सब संतुलन कायम रहेगा। यही हमारा शास्त्र, यही हमारी संस्कृति कहती है। पितृ ऋण मातृ ऋण के थ्योरी पे जाओगे तो यही है। लेकिन आप देखो, 6 लोग, 12 मैपिंग में जो बोलते रहते हैं उसको दोबारा वीडियो देख करके सारे फैक्ट को लिखते रहना है, और मैपिंग में जो चीजें दिखाई जा रही है उसको अंडरलाइन भी करना है। ओके, यहां देखिए भाई, चाइना को देख करके मेरा थोड़ा सा भारतीयता जाग जाती है, राष्ट्रभाव जाग जाता है, दुख होने लगता है जनसंख्या देख करके। यहां देखो, ये है मंगोलिया, पहला हमारा मंगोलिया है, और दूसरा चाइना है, इसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। अब आप एटलस में जाओ तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहां पर यालू स्ट्रीम, कोरिया यहां पर देखो दिख रहा है। यह है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का, जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, वो क्या है बताओ, उसका नाम क्या है? तलाश जारी है, आप बताओ। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का नाम क्या है? पॉल्यूशन भी पॉपुलेशन से ही होता है। इतना जो पॉल्यूशन हो रहा है, किम जोंग, दोनों बॉयज या गर्ल हो तब भी वहीं बंद कर दीजिए, 2 से ज्यादा संतान नहीं चाहिए। किम जोंग, चलो ओके, वेरी गुड। किम जोंग के फूफा का नाम क्या था जिसको इसने कुत्तों को खिला दिया? अगर बताओ तो मान जाए। यहां पर देखो, यहां पर है यालू स्ट्रीम। पहला फैक्ट लिखो नोटबुक में, लिखो यालू स्ट्रीम। यालू स्ट्रीम कोरिया को चीन से अलग करती है। कोरिया को चीन से अलग करती है। यालू स्ट्रीम कोरिया को चीन से अलग करती है। फिर लिखो 38 डिग्री का अक्षांश। 38 डिग्री का अक्षांश। ओके आतिश, आपका स्वागत है। 38 डिग्री का अक्षांश, 38 डिग्री का अक्षांश
उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया को अलग करता है? उत्तरी कोरिया को अलग करता है। अरे फूफा का नाम तो मैंने ऐसे ही बस मजाक में बोल दिया। आप लिखो। यालू स्ट्रीम को देखो, कितने लोगों को एटलस में यालू स्ट्रीम मिला? कितने लोगों ने 38 डिग्री अक्षांश को ढूंढा? एटलस निकालो, निकाला हुआ है आपने, उसमें देखो। दोनों मिल गया, थैंक यू भवानी। यालू स्ट्रीम और 38 डिग्री दोनों मिल गया। अब दोनों कोरिया के राजधानी को देखो। दोनों कोरिया के राजधानी को देखो। मिल गया राजधानी। प्योंगयांग कहां की राजधानी है? सियोल कहां की राजधानी है? जो नए लोग हो वो आज से शुरू कर सकते हो, नया टॉपिक शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले कोरिया की राजधानियों को देखना है। अब ये बताओ, कोरिया के अंदर कौन सा सागर है? ये सी ऑफ जापान है, ये ईस्ट चाइना सी है। अंदर में कौन सा है? यहां पर देखो कौन सा है। यहां पर होगा, हम लिख देते हैं, यहां पे लिखा नहीं हमारे पास, पोहाई, या इसी को कहते हैं बोहाई, गल्फ ऑफ बोहाई। बोहाई कह लो, पोहाई कह लो, एक ही बात है। यहां पे क्या लिखा है? उसके बाद बाहर आओगे तो यह है तुम्हारा येलो सी, यह है तुम्हारा येलो सी। यहां पे आओगे तो ईस्ट चाइना सी, यह ईस्ट चाइना सी। और इसके नीचे आओगे तो यहां पर है साउथ चाइना सी। तो नीचे से ऊपर चलते हैं, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, और यहां पर ताइवान और जो मुख्य है भूमि है चाइना की, इसके बीच में ये जो मैंने एरो बना दिया, ये जो मैंने एरो बना दिया ताइवान और मुख्य भूमि चाइना के बीच में, इसको कहते हैं फोर्मोसा स्ट्रेट। फोर्मोसा की जल संधि, फोर्मोसा पुराना नाम है, अब इसी का नाम ताइवान की जल संधि भी रख दिया गया है। तो ये फोर्मोसा स्ट्रेट था जिसका नाम ताइवान रख दिया गया है। तो साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, बोहाई, ऊपर जाओगे तो ईस्ट जापान सी, ये जापान सी है। यहां पे JAPAN, ये जापान सी है हमारा। और ऊपर ऊपर से चलते चले जाओगे तो हम बाद में देखेंगे, ये जो आइलैंड दिख रहा है ना, ये सखालिन आइलैंड है, ये सखालिन आइलैंड है, सी ऑफ ओखोत्स्क है। और ये जो लटक रहा है ये है कमचटका पेनिनसुला, यहां पर है, सखालिन यहां पर है। लेकिन ये सब हम लोग रूस में देखेंगे। ओके, येलो सी, बोहाई,
पूरे तट पर जितने भी सागरों के नाम हैं उसको एक बार देखना है। सबसे पहले हमने क्या देखा? यालू स्ट्रीम 38 डिग्री लैटिट्यूड, कोरिया का लोकेशन, दोनों की राजधानियां। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं तट से संलग्नित जितने भी सागर हैं। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को मिलाकर के हम लोग कहते हैं कोरियन पेनिनसुला। इंग्लिश वाली एटलस ज्यादा अच्छी है। विशाल गंगवार बिल्कुल आ रहा है तुम्हारा कमेंट। तो कमचटका पेनिनसुला, सखालिन आइलैंड, दोनों के बीच में सी ऑफ ओखोत्स्क, उसके नीचे है जापान सी। फिर से दिखा देते हैं तुमको, ओखोत्स्क सी, जापान सी, बोहाई, यहां से बोहाई, यह है येलो सी। येलो सी क्यों कहते हैं बताया जाएगा। यह है ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी। इधर आओगे तो ये तो फिलीपीन सी था ही। ये जो बोहाई है वो पूरी तरह से चाइना का है, उसमें बहुत पेट्रोलियम है, चाइना ही वहां से उत्खनन करता है। अभी धीरे धीरे हम लोग सब करेंगे। बोहाई की सीमा कोरिया से बिल्कुल नहीं लग रही है। नित्यानंद, आप अपनी समस्या को हमारे व्हाट्सएप पे भेजो, उसको टेक्निकल टीम को हम भेज देंगे। अब चलते हैं हम लोग चाइना, और चाइना का टाइटल बनाओ, टाइटल बनाओ। चाइना को बड़ा करके देखना होगा, उसका डिवीजन करेंगे। कोशिश करो कि चाइना का अगर आप मैप बना सको तो अच्छा रहेगा। ये मैंने चाइना का मैप बड़ा कर दिया। अब देखो, चाइना को डिवाइड करते हैं। ये है चाइना का हमारा भाग नंबर 1। इसको लिखिए, ये है पहला। लिखिए, चाइना को जानना सबसे डिफिकल्ट काम है, चाइना को पढ़ना सबसे बड़ा चैलेंज है। लिखिए, चाइना का विभाजन, उसका पहला विभाजन लिखो, उत्तर पूर्वी चाइना। उत्तर पूर्वी चाइना, यह है उत्तर पूर्वी चाइना। देखो, इसे मंचूरिया कहते हैं। मंचूरियन, ये मंचूरियन प्रदेश है। मंचूरियन प्रदेश है ये। चिकन मंचूरियन का नाम सुने हो ना,
चाइनीज फूड में मंचूरियन बड़ा प्रसिद्ध है, तो ये मंचूरिया यही है। तो ये मंचूरिया प्रदेश में आपको लिखना है कि मंचूरिया चीन का घास का मैदान है। घास का मैदान है। जैन लोग वैसे भी बहुत खाने पीने के शौकीन होते हैं। चलो तो लिखो, मंचूरिया घास का मैदान है। यह स्टेपी घास का मैदान होता है। यह स्टेपी घास का मैदान होता है, छोटे घास होते हैं यहां पे। यहां वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है। तथा यह क्षेत्र प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। बिल्कुल नहीं। गुस्सा किस बात के लिए होंगे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आप लोग ये सब कुछ मत सोचा करो, हम कभी किसी से गुस्सा नहीं होते। मेरा अधिकार ही क्या है गुस्सा होने का। चलो लिखो, लिखो नेक्स्ट। बताओ यहां पर एटलस देख करके बताओ कि यहां पर कौन सा पर्वत है। नाम बड़े अलग अलग तरह के होंगे चाइना में, ज़्यादा नहीं घबराना है, लेकिन मंचूरिया क्षेत्र में कौन से पर्वत दिख रहे हैं आपको? क्या वहां पर ग्रेट किंगहम पर्वत है? मंचूरिया क्षेत्र में उत्तर पूर्वी चीन में क्या कोई पर्वत दिखा? ग्रेट किंगडम दिखा? हमारे एटलस पे नहीं है। आप अगर देखोगे तो हमारा एटलस जो है ना, वो सिर्फ ऐसे ही आउटर लाइन है। हम तो आपको अपनी प्रज्ञा से पढ़ा रहे हैं। किंगडम दिख गया, बहुत लोगों को दिख गया, वेरी गुड। प्राचीन पर्वत है, 300 मिलियन वर्ष पुराना पर्वत है। लिख लो वहां पे, 300 मिलियन वर्ष पुराना पर्वत है। द ग्रेट किंगडम माउंटेन्स मंचूरिया में है। घास का मैदान है। वर्षा कितनी होती है? 40 से 60। अब लिखो यहां प्रमुख फसल
सोयाबीन है और गाओलिन। यहां पर जो फसल है उसको बोलते हैं गाओलिन। गाओलिन एक तरह का चारा कृषि है। तुमको चाइना में एक्सपर्ट बना देते हैं। गाओलिन यहां का चारा कृषि है। और यहां पर होता है सोयाबीन। सोयाबीन एक फसल है और गाओलिन है। घर में आप ऐसे ही मैप बना के उसका डिवीजन करके पढ़ोगे, याद रखोगे तो बहुत काम आएगा। ओके, तो 2 फसल प्रमुख हो गया। फिर तीसरा लिखो, अश्वपालन। अश्वपालन, मंगोलिया का जो घोड़ा था ना, वही युद्ध जीतता था। मंगोल उस घोड़े के कारण युद्ध जीतते थे। मंगोल तो एक छोटा सा होता है, एक थप्पड़ खींच के मार दो तो मंगोल लुढ़क जाए, लेकिन फुर्तीले बहुत होते थे और घोड़ा पे और ब्रूटल, बहुत कसाई जैसा इनका व्यवहार होता था। फिजिकल मैप में सब दिखेगा, घोड़ा थोड़ी दिखेगा। ओके, एटलस में ध्यान से देखो और लिखते भी रहो। पहला क्षेत्र मंचूरिया, उसके विषय में बताया जा रहा है। एक रूस की सीमा के पास जाओगे तो वहां सिखोटे पर्वत होगा। क्या सिखोटे पर्वत है? अमित पांडे ने लिखा भी है। क्या सिखोटे पर्वत दिखता है? आई लव यू टू। सिखोटे नहीं मिला, ब्लैक स्वान में है। नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है। जहीर, जहीर को मिल गया। ओके, सिखोटे नहीं दिखता है, कोई बात नहीं है। मंगोल घोड़े का खून पीते थे। बिल्कुल सही शंभू, खतरनाक होते थे मंगोल बहुत। ओके, अब इस भाग में हम लोग खनिज में चलते हैं। प्लीज लिखो, लिखो मंचूरिया का भाग लिखो। लिखो, यह क्षेत्र उत्तर पूर्वी चीन, यानी यह क्षेत्र विशेषकर दक्षिण मंचूरिया, लिखते रहो, विशेषकर दक्षिण मंचूरिया, साउदर्न मंचूरिया, दक्षिण मंचूरिया लौह इस्पात का चीन का सबसे बड़ा केंद्र है। लौह इस्पात का चीन का
सबसे बड़ा केंद्र है। जहां लौह अयस्क जहां लौह अयस्क आन शान ये दक्षिण मंचूरिया है, ये जो भाग है ना कोरिया से लेकर के ये वाला भाग यहीं पे है। तो यहां पे देखना है, यहां पर आन शान शानयान फूशून, यहां पे 3 शहरों को देखो। दक्षिणी भाग में देखना है, यहां नीचे वाले भाग में देखना है, ये भाग में आनशान शानयान फूशून, आनशान शानयान फूशून, ये 3 लौह उत्खनन केंद्र भी हैं, लौह इस्पात के केंद्र भी हैं। लौह इस्पात के केंद्र भी हैं। आ रहा है शुभम, बिल्कुल आ रहा है। त्यागी जी कहां थे आप? तो लौह इस्पात का केंद्र है, जिनका विकास जापान के द्वारा किया गया, जिनका विकास जापान के द्वारा किया गया। क्योंकि क्या ये तीनों मिला, तीनों सिटी मिला आपको? क्योंकि ये जापान का उपनिवेश था। क्योंकि ये जापान का उपनिवेश था। लिखो इसे, इन तीनों को मकडेन ट्रायंगल भी कहते हैं। इन तीनों को मकडेन ट्रायंगल कहते हैं। MUKDEN, इन्हें मकडेन ट्रायंगल भी कहते हैं।
ट्रायंगल जोड़ दो ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल परफेक्ट ट्रायंगल बनाए। वहां रोड जब जोड़ती है ना, उससे ट्रायंगल बन जाता है। तुम समबाहु त्रिभुज मत ढूंढो, ट्रायंगल तो बनेगा ही। 3 पॉइंट होगा तो ट्रायंगल कैसे नहीं बनेगा। इसको मकडेन ट्रायंगल कहते हैं, जो लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। और ये भाग जापान के अधीनस्थ रहा है, इसीलिए यहां पे लौह इस्पात का विकास काफी अच्छा हुआ है। अब लिख लो, यहां कोयला, यहां कोयला, यहां कोयला। देखो, चाइना के इस भाग में कोयला है, इसको बोलते हैं सांगशी सेंगशी। सांगशी सेंगशी प्रोविंस से यहां कोयला जाता है, और लोहा यहां पर पहले से ही है। तो आप इसमें देखो, शांगसी शेंगसी को अगर ढूंढोगे तो अच्छा रहेगा। सांगसी सेंगसी प्रोविंस से कोयला आता है, फूशून क्षेत्र से लोहा, इसलिए वहां पर मकडेन ट्रायंगल में लौह इस्पात उद्योग विकसित है। ओके ऋषिकेश। अगर आपको एक भी मिल जाता है ना, शांगसी भी मिल जाता है, तब भी बहुत अच्छा है। थैंक यू ऋषिकेश। तो सांगशी सेंगशी दो छोटा छोटा प्रोविंस है वहां का, एक मिल जाए तब भी बहुत है। कोयला कहां मिला, लोहा कहां मिला, उद्योग कहां पर है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्व का उद्योग आपके सिलेबस में है, मुख्य परीक्षा के सिलेबस में भी है। ओके, अब हम लोग चलते हैं मंगोलिया के नीचे। मंगोलिया के नीचे आओ तो, मंगोलिया में और मंगोलिया के नीचे वहीं पर गोबी डेजर्ट है। मिला? क्या वहां पर गोबी डेजर्ट मिला? कोयला लोहा बता दिया, अब गोबी डेजर्ट देखो।
ओके, अब गोबी डेजर्ट में एक नदी है, उस नदी का नाम आपने बचपन से सुना हुआ है, और डेजर्ट में देखना एक बहुत बड़ा लूप बना रही है, एक विसर्प बना रही है। आप उस नदी का नाम बताओ। द येलो रिवर ऑफ चाइना। गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना दोनों में है। नदी कौन सी है? गागसुन गलत। उस नदी को देखोगे तो बहुत बड़ा लूप बना रही है। नानशान गलत। इसका नाम है हुआंग हे। पहले इसका नाम था हुआंग हो। हुआंग हे, हुआंग हो लिखा है। गोबी डेजर्ट में हुआंग हो नदी या हुआंग हे या हो, दोनों का मतलब नदी है। ये यांगजी कहां चले गए नीचे यार? मंगोलिया के जस्ट नीचे एक नदी है जिसे बहुत बड़ा लूप बना रही है। आप सुन ही नहीं रहे हो आप लोग? ये जो नदी यहां पर है, ये इस तरह से लूप भी बना रही है बहुत बड़ा, और यहां जा रही है, येलो रिवर में जा रही है। इस लूप को देखो, ये लूप मंगोलिया में नहीं है, नीचे ही है। ये रिवर यहां से इस तरह से लूप बना रही है बहुत बड़ा, और बोहाई में गिर रही है। क्या यहां पर हुआंगे रिवर नहीं लिखा है? इसको कहते थे चीन का शोक। ओके, सभी लोगों को मिलना शुरू हो गया है। हम लोग अब कल के क्लास में, कल वाली क्लास में चाइना और जापान को पूरा करेंगे, और साउथ ईस्ट एशिया हमने कर लिया। अब ईस्ट एशिया को पूरा करेंगे, फिर सेंट्रल एशिया में जाएंगे। ओके, तो हमारा जर्नी जारी है। कल मिलते हैं। नमस्कार, खुश रहिए और ऊर्जावान रहिए। थैंक यू।